बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के लिए बड़े रिलीफ आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से केस निकलकर जब दूसरे बेंचेस में गए, जस्टिस मुनीब अख्तर के पास, जस्टिस अतर मिन अल्लाह के पास, जस्टिस मंसूर अली शाह के पास, तो हमने देखा कि रिलीफ मिलने भी शुरू हो गए। आज परवेज़ इलाही साहब को इलेक्शन लड़ने की बिल आखिर इजाज़त मिल गई। तमाम डिटेल्स बताएंगे किन किन उम्मीदवारों को इजाज़त मिली है, किन के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं, सनम जावेद के केस में क्या हुआ है। मरियम नवाज़ जो है हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, कल जो है हमने बात की थी कि आहिस्ता आहिस्ता सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को रिलीफ मिल रहा है। आज एक और बड़ी खबर है, हम बड़ी खबर आहिस्ता आहिस्ता करके ब्रेक करेंगे आपके साथ। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं परवेज़ इलाही का जो सबसे मेन केस है इस पर, और फिर इसके बाद सनम जावेद का केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ आज इस पूरे केस की समाअत के दौरान? देखिए, परवेज़ इलाही का जो केस था, उस केस में हम सबको पता है परवेज़ इलाही पहले भी इंतखाबात लड़ते रहे हैं, साबिक़ वज़ीर आला भी रहे हैं, बहुत से अहम ओहदों पे बिराजमान रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट की आँख का तारा भी रहे हैं। लेकिन जब रिसेंटली नहीं बन पा रही अब एस्टेब्लिशमेंट की अपने बच्चों से, तो वो फिर उनको अंदर भी रख रहे हैं। और यही मामला था परवेज़ इलाही का भी। यार उन्होंने ये कहा आप परवेज़ इलाही पे फौरन कह देती ना बच्चों से, नवाज शरीफ जो बच्चे रहे हैं आप बच्चे बन गए हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट के, उस पे क्या देखिए कहेंगी? देखिए नवाज शरीफ पता है आपका नाम मरियम देखिए नवाज है, नवाज लेकिन फिर शरीफ भी हमेशा से पैदावार ही उनकी हैं, एस्टेब्लिशमेंट की है। एस्टेब्लिशमेंट की हैं, तो वो बच्चे नहीं हैं, वो बेसिकली हैं ही, उनके बनाए नहीं गए बाद में। परवेज़ इलाही हो गए, बाकी सब हो गए उनको। खैर परवेज़ इलाही वगैरह का भी बैकग्राउंड सेम ही है, लीव इट। यहाँ पर केस ये था कि परवेज़ इलाही ने कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद करवाए और रिसेंटली उनके खिलाफ घेरा तब तंग हो गया जब उन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर लिया। और पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करने के बाद मोनस इलाही को तो इश्तिहारी करार दे रखा है अदालतों ने, और परवेज़ इलाही को गिरफ्तार कर रखा है। ज़मानत का केस भी उनका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गालिबन दिसंबर के नवंबर में 1 हफ्ते के लिए मुकर्रर किया था, और वो 1 हफ्ता अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। और और उसके बाद उसके बाद इन्होंने ऐसा पेंडिंग किया कि अभी तक लगाने को ही नाम लेते। केस अभी तक नहीं लगाया। आज लेकिन जब आया ये केस सामने, तो उसमें ज़ाहिर है कि इलेक्शन मैटर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट बार-बार कहती है इलेक्शन डिरेल नहीं करने। तो परवेज़ इलाही के जो मुखालिफ फ़रीक़ैन थे, उन्होंने उनके कागज़ात नामज़दगी चैलेंज किए थे आरओ के सामने, और आरओ ने स्क्रूटनाइज़ करने के बाद ये फ़ैसला दिया कि क्योंकि परवेज़ इलाही ने मुख्तलिफ हलकों पर इंतखाबात लड़ने का, पांच। ये ट्रिब्यूनल का फ़ैसला है कि उन्होंने 5 हलकों पर अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए और उनमें उन्होंने अलग-अलग बैंक अकाउंट्स नहीं खुलवाए। अब ये इंटरप्रिटेशन पता नहीं कैसे खैर मुखालिफ फ़रीक ने कर ली, उसको भी अदालत ने क्लियर किया। उसके अलावा परवेज़ इलाही के ऊपर दूसरा इल्ज़ाम ये था कि उनकी कोई 10 मरले का प्लॉट है, जो कि अचानक से निकल आता है, जिसके बारे में परवेज़ इलाही को कोई खबर नहीं है। और इस बुनियाद के ऊपर कि उन्होंने वो डिक्लेयर नहीं किया हुआ अपने असासों में, तो इसलिए उनको वो नाअहल करार दे दिए गए इंतखाबात के लिए। खैर अच्छा, ये इस पे जस्टिस जमाल मंदोखिल ने बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दी थी, वो तो शेयर करें ना। जैसे जमाल मंदोखेल ने ये कहा था कि जो आपका ये 10 मरले का प्लॉट का मामला है, ये देखिए ना, आप बड़े लकी हैं कि आपकी जायदाद निकल आई है। तो फैसल फैसल सिद्दीकी जो लॉयर थे परवेज़ इलाही के, उन्होंने कहा हम तो कह रहे हैं कि जायदाद निकल आई है, तो ये हुकूमत को बड़ा एतराज़ है इस जायदाद पे, जिसका हमें पता ही नहीं है, तो हुकूमत रख ले अपने पास, लेकिन हमें इंतखाबात लड़ने दें। तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आप चैरिटी में दे दें ये अपनी जो आपकी जायदाद है। तो उन्होंने कहा हम चैरिटी में देने को तैयार हैं, हम हुकूमत को भी देने को तैयार हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि हमारी जायदाद थी, जो कि एट द 11th आवर ना सिर्फ परवेज़ इलाही के नाम पर, बल्कि कैसरा इलाही जो कि उनकी अहलिया है, उसके अलावा मोनस इलाही के ऊपर भी यही ऑब्जेक्शन लगा के सेम एक प्लॉट की, और तीनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। उसके अलावा फैसल सिद्दीकी ने यह भी कहा कि जब आरओ ने स्क्रूटनी की हमारे पेपर्स की, तो वहां पर सिर्फ मुखालिफ फरीक के वकील थे और हमारे वकील को तो अगवा कर लिया गया था। तो ये सारा और सिस्टम जस्टिस था। जमाल ने ये भी कहा कि रातों रात ये कैसे बन गया केस। उन्होंने कहा कि रातों-रात कैसे केस बना, फिर जब इस केस के पीछे गए और मुखालिफ फरीक से, अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज़ आज ये भी हुई कि जो मुखालिफ फरीकैन थे, पहले वो ज़ाती हैसियत में अदालत में मौजूद थे, 2 लोग थे हम्म। मुख्तलिफ हलकों से। लेकिन ब्रेक के बाद जब अदालत ने घंटे का वक़्फ़ा देकर दोबारा केस को समाअत के लिए सुना, तो हाफ़िज़ एहसान खोखर, बड़ी जो फ़ेमस जी पर्सनैलिटी हैं जी जी आजकल जी वो बिल्कुल। अचानक से नमूदार होते हैं और फिर वो मुखालिफ फरीकैन के वकील बन गए, तो फिर आप समझ जाएँ कि मुखालिफ फरीकैन कैन कौन कहाँ थे। से आए थे? और अच्छा ये बात, ठीक इस है। बात का ज़िक्र अदालत ने भी कर दिया जब फैसल सिद्दीकी ने ये कहा कि अदालत ये बैंक अकाउंट्स जैसे मामलात के ऊपर अगर ऑब्जर्वेशन एक दफ़ा दे देगी, तो ये जो मज़क्का खेज़ चीज़ें ये ख़त्म हो जाएँगी। ठीक तो है। उस पर जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा कि ये ख़त्म हो जाएँगी, तो वो कुछ और निकाल लाएँगे। तो ये वाला मामला भी था कि अदालत को मालूम है मैं कि कि कोई कहाँ से ये चीज़ें निकाली बिल्कुल। जा रही हैं। अच्छा, अब हुआ क्या है नाज़रीन, 5 हलकों में से सिर्फ़ एक हलका ऐसा है जो कि पीपी का है गुजरात से। हुँ।
वहाँ से परवेज़ इलाही साहब को इजाज़त मिली है। बाकी जो 4 हलके हैं, वहाँ से परवेज़ इलाही साहब ने जो नेशनल असम्बली के हलके थे, उनसे खुद कागज़ात वापस ले लिए हैं। तो मरियम, ये क्या स्टोरी है कि बाकी हलकों से कागज़ात नामज़दगी क्यों वापस ले रहे हैं वो? देखिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनमें रखने भी डाल रहा था और दूसरी चीज़ ये है कि परवेज़ इलाही की क्योंकि खान अहलिया भी इलेक्शंस लड़ रही हैं, उनके ख़ानदान के लोग भी हैं, तो उन्होंने खुद को अपने जो उनका आबाई हलका है पीपी 32 गुजरात, हुँ। उस तक महदूद रखा है। और आपको पता है यूजुअली होता यही है कि जिस हलके में यकीन होता है उम्मीदवार को कि वो बिलाशुबा जीत जाएगा, जहाँ उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वो उसी हलके तक अपने नॉमिनेशन पेपर्स भी रखता है, जीतने के बाद भी उसी हलके को अच्छा अपने पास मरियम, रखता मैं है। आपको यहाँ पे बताऊँ, मैंने गुजरात जाके सर्वे किया, हुँ, इलेक्शन सर्वे ना, अपने प्रोग्राम के हाँ, लिए जीटीवी के। तो वहाँ पे एक तो एक चौधरी ख़ानदान का ऑलरेडी वोट बैंक है। बिल्कुल है। फिर हम उस वोट बैंक से जब पूछें कि यार अब तो चौधरी स्प्लिट हो गए हैं, चौधरी शुजात हो गए हैं, चौधरी जी, परवेज़ परवेज़ किसे इलाही दे, हो गया, तो परवेज़ इलाही को पीटीआई के की साथ वजह होने से। की हुँ, वजह हुँ। से एक बहुत बड़ा वोट बैंक इज़ देयर। तो परवेज़ इलाही अगर ये सीट मतलब उनको सिक्योर नॉमिनेशन कर पेपर लें। दाखिल कर देते हैं, तो पीटीआई की सीट पक्की है। हो जाएगी। और आज तो देखें अदालत की जानिब से भी रिमार्क्स आ गए ना, जैसे अतर मिनल्ला ने कहा कि ये बड़ा स्ट्रेंज है कि आप एक ही पार्टी को के साथ ये सारे वाक़यात हो रहे हैं, ये मतलब जो कुछ भी हो रहा है आरओ फिर उन्होंने आरओ के किरदार पर भी बात की और उन्होंने कहा कि आरओ का काम किसी को इलेक्शंस के लिए एप्रिशिएट करना है या उसको फैसिलिटेट करना है, ये नहीं है कि आप रुकावटें डालते रहें। और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज बार-बार आर्टिकल 17 का हवाला दिया है और ये कहा है अच्छा, कि इसमें ये इस चीज़ में नाज़रीन एक बहुत इम्पोर्टेंट नुक्ता है जो आपको बताना है। वो नुक्ता ये है, देखें, आज एक रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ के जो 9 मई के बाद मुतअद्दिद मुकदमात में नामज़द थे और मफ़रूर थे, इश्तिहारी थे, लेकिन उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला समझते हैं कि आर्टिकल 17 के तहत राइट टू फॉर्म पार्टी एंड वोट फॉर द पीपल, ये एक बुनियादी हक है जो कि मफ़रूर और इश्तिहारी को भी मिलना चाहिए। और साइमल्टेनियसली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास भी एक केस लगा था, लेकिन चीफ जस्टिस ने रिलीफ नहीं दिया। हाय 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 हाय। देखिए चीफ जस्टिस की अदालत वाले केस को गलत रंग नहीं दें। उसकी रीज़न ये है कि चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता रोज़ सनाउल्लाह मस्ती खेल को रिलीफ़ दिया और आज उन्होंने उसका हवाला भी दिया जब आरिफ अब्बासी जो कि पिंडी से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपने कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद होने को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो उनके वकील साहब पेश हुए थे, उनसे जब सवालात पूछे गए कि आपके जो कैंडिडेट हैं वो मफ़रूर हैं, तो उन्होंने किसी अदालत के सामने सरेंडर करके ज़मानत क्यों हासिल नहीं की और उल्टा वो कैंपेनिंग भी करते फिर रहे हैं, दंदनाते फिर रहे हैं हर जगह। तो ये अदालत की जानिब से कहा गया कि वो खुलेआम अपनी कैंपेन करे, तो वो सरेंडर क्यों नहीं करे? तो ये दो जजेस का माइंडसेट ये कहता है कि मफरूर इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन हमारे चीफ जस्टिस का कहता है कि आप पहले सरेंडर करें हैं। देखिए जो मफरूर वाला था प्रॉब्लम जैसे मंसूर अली शाह के सामने, वो जो उमर असलम साहब हैं, वो सरेंडर कर चुके हैं और वो ज़मानत भी हासिल कर जी चुके हैं। ये तो इलेक्शन कमीशन का उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो जी। मफरूर है। तो उस हद तक फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि हमें ये बता दें कि कहाँ लिखा है, किस कानून में, यानी आर्टिकल 62-63 में तो नहीं लिखा कि मफरूर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। उसके अलावा बुनियादी हक है कि कोई शख्स इंतखाबात में हिस्सा ले सकते, तो आप कैसे रोक सकते हैं? वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में था, वहाँ पर एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में था। अब मसला ये था चीफ जस्टिस की अदालत में कि वो जो वकील साहब थे ना, वो दस्तावेज़ात नहीं दे सके और आपको पता है चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीसा ने दस्तावेज़ात ना देने पे पूरी इंटर पार्टी इलेक्शंस का कह दिया कि वो हुए नहीं। तो फिर ये तो एक छोटा-सा केस था, इसमें कैसे रिलीफ़ दे देता है? अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो आज अदालत के अंदर देखने को आई, और वो अदालत के अंदर मामला था बेसिकली यही जो आर्टिकल 17 के तहत राइट टू फॉर्म पार्टी एंड वोट। उसमें जस्टिस अतहर मिनल्ला की ऑब्जर्वेशन, जो जस्टिस अतहर मिनल्ला कहते हैं कि एहतसाब जो है हुँ। वो अवाम ने करना है, किसी इदारे ने नहीं करना। तो किस तरफ ये तीर जा रहे थे? देखिए इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने ज़रा बोलने की कोशिश की ना जब वो आर्टिकल 5 का हवाला देना चाह रहे थे और वो कह रहे थे कि जो मुल्की कानून को फ़ॉलो नहीं करता तो वो शख्स जो है वो अहलियत नहीं फिर रखता, बुनियादी हक ही है ना। तो वो कहते हैं कि वो फिर नहीं रखता अहलियत इलेक्शंस लड़ने की। जब उन्होंने ये बात करने की कोशिश की तो जस्टिस अतर मनल्ला की तोपों का रुख एकदम से इलेक्शन कमीशन की तरफ हो गया और उन्होंने कहा कि आपने जो फैसिलिटेट करना है ना वो अवाम को करना है, ना कि आपका कोई मुखालिफ फ़रीक आ जाए कि मेरे बराबर में ये शख्स हरीफ क्यों लड़ रहा है तो आप उसको फैसिलिटेट करें। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जवाब और एहतसाब जो है वो आवाम को देना है और वो इलेक्शंस के ज़रिए ही मुमकिन होगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो वाहिद ज़िम्मेदारी है वो इलेक्शन कराना है। तो आपको पता है इलेक्शन कमीशन के रोल के ऊपर तो जो इंतखाबात की तारीख देने वाला केस था उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला के नोट में पूरी चार्जशीट थी। तो वो उनके रोल के ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला हमेशा से क्रिटिकल हैं। आज भी उन्होंने उनको बताया कि आपका काम इलेक्शन कराना है, किसी के और खिलाफ अतहर कोई तस्वीर मिनल्ला फैलाना आज मतलब जिस तरह से उनकी इंडिपेंडेंट राय हमेशा से रही है और जो नोट लिखा गया, अतहर मिनल्ला साहब आज भी उसी बात पे कायम हैं कि हमें
किसी भी पार्टी को इंतखाबात से साइड लाइन उसे बाहर करना, नुमाइंदगान को बाहर करना, ये आर्टिकल 17 के ख़िलाफ़ भी है। और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि ये जो इजहार का जो आज़ादी इजहार राय पर जो लोगों का हक है, ये किसी भी सूरत मुतासर नहीं होना चाहिए, चाहे वो अपना वोट के ज़रिए इस्तेमाल करें, चाहे वो मीडिया के ज़रिए। तो वो उनकी बड़ी एक क्लियर लाइन और है। जस्टिस मंसूर अली शाह का भी मौक़िफ़ बिल्कुल उनके साथ बराबर इतना ही क्लियर है। आज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला एक दूसरे की बातों को एंडोर्स इंडोर्स कर करते रहे रहे। थे। बिल्कुल, वो यानी एंडोर्स करते रहे। ये तो एक खुशाइंद बात नहीं है कि मरियम अगला आने वाला चीफ जस्टिस जिसने 3 साल रहना है, ही इज़ ऑफ द व्यू कि वो राइट नाउ वो अपनी एक लेगेसी और क्रेडिबिलिटी को मेंटेन किए हुए इतने सख्त हालात में। देखिए कंबर चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने भी बहुत सख्त हालात में अपनी लेगेसी और अपनी दलेराना फैसलों से एक अपना एक इम्प्रेशन क्रिएट कर लिया था कि वो भी जब आएंगे तो वो पता नहीं क्या कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है हमें वक्त से पहले किसी शख्स से ना उम्मीदें बांधनी चाहिए, ना उनको जज ये करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही बात की कि वो जो हीरो और जब से आपको पता है ना, जब डिक्लाइन इक़्तिदार जब इस कुर्सी पे आते हैं तो एक डिक्लाइन भी आता है। कुर्सी की डिमांड्स कुछ और भी होती है ना, वहाँ प्रेशर्स कुछ और भी होते हैं और उसके सामने चलें, सस्टेन करना और सर्वाइव वी करना विश मुश्किल फॉर है। जस्टिस मंसूर के वो अगर आएँ तो इसी तरह आइन को पहले रखें और बाद में चीज़ें बाकी सारी आएँ। मरियम सनम जावेद का केस जो कि हमारे नाज़रीन सुनते हैं और वो कहते हैं कि ये बड़ा टफ मुकाबला, ये होना चाहिए। हाँ। मैं और आप भी ये चाहते हैं कि ये मुकाबला हो। अच्छा, क्या समझती हैं जस्टिस मुनीब के पास ये केस लगा है देखिए, और अभी तक क्या हुआ है इसकी डेवलपमेंट और क्या रिलीफ मिलेगा या नहीं? आज 2 दफ़ा सनम जावेद का केस कॉल अप हुआ और जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये कहा कि ये केस अहम है, तो अगर आज समाअत नहीं हो सकती क्योंकि इलेक्शन कमीशन हुकाम परवेज़ इलाही वगैरह के केस में बिज़ी थे, तो कल समाअत कर लेते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा कि नहीं, वो आज ही फ़ारिग हो जाएँगे, तो अब जुम्मे के बाद इस केस को समाअत के लिए रखा गया है। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर एक चीज़ जो देखना बहुत अहम है, वो ये कि सनम जावेद एनए 119 से मरियम नवाज़ के मुखालिफ फ़रीक हैं और उनके नॉमिनेशन किसी भी फोरम पर एक्सेप्ट नहीं हुए, ना उन्हें ट्रिब्यूनल ने रिलीफ दिया, ना आरओ ने दिया, ना हाई कोर्ट ने दिया। और अब आके सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया है जहाँ पर ये जवाब मांगा गया है कि महज अकाउंट्स की बुनियाद पर वही मामला जो परवेज इलाही के केस में था कि एक्सक्लूसिव अकाउंट है या नहीं है, बिजली के बिल अदा नहीं किए तो आपने किसी को कागजात नामजद दिया। एक एक औरत एक अरसे से जेल में है और उसके ऊपर ये तमाम तर बातें रख के उसके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट किए गए हैं, तो रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो एक मसला है वो ये है कि बहुत ही ट्रिकी अंदाज में एक जी। ऐसे केस को जिससे शायद बाकी सारे जजेस की एक लेगेसी हमें दिखती, उसको उठा के जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच में लगाया गया है। और जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच से अगर रिलीफ मिलेगा तो ये तो फिर तासुर कहा जाएगा जाएगा का कि कि ये ये पीटीआई को रिलीफ पीटीआई दिया को। जा रहा है। तो ये नाज़रीन, ये बड़ी क्रिटिकल बात थी जो मरियम ने आपको बताई है, क्योंकि जस्टिस मुनीब एक मौक़िफ़ रखते हैं और जस्टिस मुनीब वो उन जजेस में शामिल हैं जिन्होंने 90 दिन के अंदर इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कराने का हुक्म दिया था, लेकिन वो माना नहीं गया। फिर उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसला दिया था। तो काफ़ी फैसले जो तहरीक इंसाफ के हक में आए। अब सनम जावेद का केस पर्टिकुलरली उठा के जस्टिस मुनीब को दे दिया गया है और वो ट्रिकी इस वजह से है कि अगर जस्टिस मुनीब रिलीफ देते हैं तो लगेगा पीटीआई के, नहीं देते तो तो लगेगा कि उनकी डील हो गई है। हाँ। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ ये भी है कि जब से चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ीसा चीफ बने, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने 2 बड़े केसेस की समाअत की है। एक तो वो था जो मिलिट्री कोर्ट्स का केस पहले से चलता आ रहा था हाँ, बंदयाल हाँ। दौर से, और फिर अगला जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर था। और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर सबने देखा कि चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब की कितनी डायरेक्ट डाय आपस में जो है वो लड़ाई कन्फ्रंटेशन हुई। बिल्कुल होती रही और बात-बात पे वो एक-दूसरे को डिनाई करते रहे, जवाब देते रहे। वुकला तो बेचारे सामने खड़े परेशान ही रहते थे। तो ये सब भी हुआ और फिर उसके बाद जो 3 माह गुज़रे, उनमें किसी बड़े सियासी नोयत के मुकदमे में जस्टिस मुनीब अख्तर को ना शामिल किया गया, ना ही उनके बेंच में कोई केस ऐसा मुकर्रर किया गया जो अहम या सियासी नोयत का होता। और फिर जब इस्तीफ़े आए और पिछले महीने में, टेक्निकली देखें, जस्टिस मुनीब को जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में किया वो तो फुल बेंच था, उसमें आना ही आना था। जो फौजी अदालतों का वो केस है वो चलता आ पहले रहा से था। चलता आ रहा था, बिल्कुल। तो टेक्निकली अभी पहला केस दिया है। ये पहला केस दिया गया और पहला केस भी वो जिससे जस्टिस मुनीब अख्तर की शायद एक लाइन तय हो जाएगी। कल मैंने जैसे ही ये पोस्ट किया कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने पहली बार चीफ जस्टिस के आने के बाद उनको एक बेंच दिया गया और ऐसा बेंच दिया गया है जिसमें सनम जावेद का केस है जो कि पीटीआई की और मुखालिफ फरीक मरियम नवाज है। तो उसके नीचे एक कमेंट था कि कल पता चलेगा कि मुनीब अख्तर ने डील कर ली है तो या नहीं। तो ये वो तासुर है जिसको बिला वजह अच्छा, एक इस पे हम जज के सामने कंक्लूजन पे बयान आते हैं करनी चाहिए। क्योंकि ये अभी जुम्मे से पहले हम ये हाँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसके बाद ये होगा, डिसीजन होगा। आएगा। तो क्या आपका इसमें गैस है?
मेरा ख्याल है सनम जावेद को सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे देगी, और अगर नहीं देगी तो वो वही वजह होगी कि वो निटी-ग्रिटीज़ में पढ़ेंगे कि देखें ना, दस्तखत डील। नहीं है, डील वाली बात। अब हम क्या अच्छा, कहें इसके अलावा? अच्छा, हम कुछ नहीं कह सकते, जेआईटी ने हमारे हाथ भी बाँधे हुए हैं और मुँह पे भी टेप लगाई हुई है। बहरहाल हँस रही हैं आप, मरियम नवाज़ किस हलके से हैं? अच्छा, ठीक है। वो बताना है मैंने आपको कि जो सनम जावेद है, मोस्ट प्रोबेबली उनको इजाज़त मिल जाएगी। जस्टिस मुनीब इस चीज़ को देखेंगे, लेकिन उनका केस में बड़ी टेक्निकल चीज़ें आई हुई हैं। तो अगर अदालत ने सेट असाइड किया तो वो टेक्निकलिटीज़ देखेगी जो उन्होंने इंट्रा पार्टी पे की थी। अदरवाइज़ ऑन मेरिट्स देखें तो मेरा ख़्याल से जस्टिस मुनीब उनको इजाज़त दे देंगे, और फिर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट बिटवीन मरियम नवाज़ एंड सनम सनम जावेद। जावेद खान। मरियम नवाज़ और कंबर जैदी शरीफ। को, शरीफ नहीं, खान, खान, सॉरी। खुद ही शरीफ कह मुझे दिया लगा आपने। आप उनकी बात कंबर कर रहे जैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारी कोशिश होती है जो भी करंट अफेयर चल रहे हों, जो ऐसी न्यूज़ जो आपकी नज़र से ना गुजरी हो, हम इस चैनल पे दें। अल्लाह ने के बाद।